Assalamualaikum students, today we are going to discuss about a very important cellular organelle, and the first cellular organelle, that is the endoplasmic reticulum. Okay, so as the name indicated, endo mean inside, plasmic mean membrane और fluid भी आप कह सकते हैं, but usually it is used for membrane and reticulum for network. So it means the network of the membrane inside the fluid, inside the plasma membrane, is called endoplasmic reticulum. Okay, inside the membrane, inside the plasma membrane, आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके साइड पे अंदर फ्लूइड है. उस फ्लूइड को हम पिछले टॉपिक साइटोप्लाज्म में डिस्कस कर चुके हैं कि ये फ्लूइड साइटोप्लाज्म होता है. इस फ्लूइड के अंदर आपके पास एक कनेक्टेड नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स हैं जो यहाँ से देखिए स्टार्ट हो रहा है और यहाँ एंड तक आ रहा है. इस पूरे नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स को हम बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, सो बेटा जब इसकी डेफिनेशन करें तो हम क्या बोलेंगे? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन. ठीक, अब देखिए जितनी भी यहाँ पे मेम्ब्रेन है, दीज आर ऑल फ्लैटेंड मेम्ब्रेन, इस तरह से. ठीक है, सो दीज आर द इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, यानी आपस में कनेक्टेड होती हैं. साइटोप्लाज्म के साथ कनेक्टेड नहीं होंगी. ठीक है, साइटोप्लाज्म में ओपन नहीं होंगी, इनकी जो ओपनिंग होगी वो आपस में ओपनिंग होती है. ठीक, सो दिस इज द इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन दैट एक्सटेंड फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट एक्सटेंड फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अब देखिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट हो रहा है ये नेटवर्क एंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म. और कहाँ तक रहता है? थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म. अब ये जितना भी कनेक्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, सो अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म इज called endoplasmic reticulum. Okay, so its discovery, it was discovered by the Italian scientist E. Verratti in 1902. E. Verratti in 1902 he discovered the endoplasmic reticulum. Then George Palade in 1974 he studied the structure, means ultrastructure of endoplasmic reticulum. यानी इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ये किससे बना हुआ है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, that all was studied by the George Palade in 1974. Then this term endoplasmic reticulum was coined यानी given by, किसने दिया था? by Albert Claude in 1945. यानी आप ये कह सकते हैं 1902 में E. Verratti ने इसको डिस्कवर किया, देन 1945 में एल्बर्ट क्लॉड ने इसको नाम दिया और फिर फाइनली जो है स्ट्रक्चर वाज स्टडीड बाय द जॉर्ज पैलेड इन 1974. ठीक है, सो दैट वाज अबाउट द डिस्कवरी एंड हिस्ट्री ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नाउ इट्स अकरेंस, इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट्स. जितने भी हमारे यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, यानी अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट हो रहा है, और इफ द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट विद इट्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देन द ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज यूकैरियोट्स. सो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है, बट याद रखिएगा कि आरबीसीज में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं मैमल्स में, उनमें ये प्रेजेंट नहीं होता. अब क्यों प्रेजेंट नहीं होता? क्योंकि आरबीसी में बेटा प्रेजेंट होती है एचबी यानी हीमोग्लोबिन प्रोटीन. हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है उसका रोल होता है कि वो ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है. ठीक, विच इज आल्सो कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट. सो फॉर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन टू रिसाइड इनसाइड द आरबीसी, दैट्स व्हाई द इंटरकनेक्टेड network of the membrane is absent here. So no interconnected membrane network is present there. क्यों? ताकि ज़्यादा एचपी प्रेजेंट हो, ज़्यादा जो है वो आपके पास ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो सके. ठीक है, और सो अब यहाँ पे कि एचपी तो है यानी प्रोटीन्स तो हैं, तो कैसे बनेंगी? क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. सो यहाँ पे हमने जैसे साइटोप्लाज्म में भी डिस्कस किया था कि ये जो है वो साइटोप्लाज्म में सिंथेसाइज होती है और साइटोप्लाज्म के फ्री राइबोसोम से सिंथेसाइज होती है. ठीक है, सो यूजुअली
यूजुअली बेटा राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, एंड ये प्रोटीन फैक्ट्री जो होते हैं दे आर प्रेजेंट अलोंग विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बट एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर एब्सेंट इन RBCs, so free ribosomes are present here, means they are not attached with the endoplasmic reticulum and hence they form the HB in cytoplasm. Okay, then we have the structure of endoplasmic reticulum. So beta, it extends between the nuclear and plasma membrane, it extends between the nuclear and then plasma membrane, never opens in the cytoplasm. MCQ है बहुत important, याद रखिएगा कि ये interconnected with each other होते हैं, but they are flattened sac, enclosed sac, इनके अंदर इनकी अपनी cavity होती है, ये cytoplasm से separate होते हैं membranes के through, ठीक है. And then continuous with the Golgi apparatus. So here is the Golgi apparatus. देखें ये आपके पास endoplasmic reticulum है, ये भी endoplasmic reticulum है, ठीक है, and it is continuous with the Golgi apparatus. ठीक, लेकिन अगर आप इस सारे को देखें तो दिस इज एन enclosed sacs, they are not continuous with the they are not open into the cytoplasm, okay, but they are continuous with the Golgi apparatus. के यहाँ से जो वेसिकल बनता है हम डिस्कस करेंगे, वो जाके Golgi apparatus की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक. देन वी हैव कंपोनेंट्स आर के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है. सो वी हैव दीज थ्री मेन कंपोनेंट. द फर्स्ट आर सिस्टर्नी. सिस्टर्नी आर long, flattened, unbranched tubules are membranes covered by a membrane. So these are 40 to 50 micrometer thick. अब आप यहाँ पे देखें बेटा, these are cisternae. ठीक, इस सारे को आप सिस्टर्नी बोलेंगे और इसमें से एक सिंगल को आप सिस्टर्ना बोलेंगे. सो सिस्टर्ना इज अ सिंगुलर एंड सिस्टर्नी इज अ प्लूरल. ठीक, अब इस सिस्टर्ना का अगर आप देखें तो आपको ये मेम्ब्रेन नजर आ रही है. दिस मेम्ब्रेन इज एज सिमिलर एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, यानी जैसे हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल डिस्कस किया था तो सेम इसकी जो मेम्ब्रेन है वो भी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की ही तरह बनी हुई होती है. ठीक, इनसाइड दिस मेम्ब्रेन देयर इज अ कैविटी which is called lumen. यानी ये जो फ्लैटेंड सैक है जिसको आप सिस्टर्नी कह रहे हैं, ये कवर्ड है मेम्ब्रेन के साथ, एंड इनसाइड द मेम्ब्रेन देयर इज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ल्यूमन. ठीक है, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का साइटोप्लाज्म होता है वो बाकी के सेलुलर साइटोप्लाज्म से डिफ्रेंशिएट हुआ होता है या सेपरेट हुआ होता है बाय अ मेम्ब्रेन. ठीक है, अच्छा, inside this lumen we have different type of enzymes which are very important for the function of the endoplasmic reticulum. ठीक है, so some of them are reductases जो रिडक्शन करते हैं, ट्रांसफरेजेस जो कि डिफरेंट मटेरियल को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, एंड फॉस्फोराइलेजेस एक्सेट्रा. ठीक है, सो ये हमारे पास डिफरेंट एंजाइम्स हैं जो कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सेल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनाने में हेल्प करते हैं. ठीक, then we have vesicles. So vesicles are round, ovoid. These are vesicles. These are round or oval shape structure, and as they are round, so they can be more in diameter. So beta इनका diameter कितना होता है? They can be 25 to 500 micrometer thick और in diameter. ठीक है, और they are also surrounded by a membrane. यहाँ पे भी देखिए अंदर इनकी कैविटी होगी, एंड कैविटी कंटेन द पैक मटेरियल. जो भी प्रोटीन या लिपिड्स इनके अंदर बनते हैं वो इन वेसिकल्स के थ्रू गोल्जी ऑपरेटर्स की तरफ ट्रांसफर होते हैं. सो ये यहाँ पे जो वेसिकल्स का रोल होता है एक्चुअली ये ट्रांसपोर्ट होता है. ठीक है, देन वी हैव टिब्यूल्स. टिब्यूल्स आर डाइवर्स शेप. डाइवर्स शेप क्यों कह रहे हैं? यू कैन सी हियर दैट दे आर ऑफ वेरिएबल शेप्स. ठीक है, सो दे आर डाइवर्स इन शेप, इरेगुलरली ब्रांच्ड. अब सिस्टर्नी से टिब्यूल्स कैसे डिफरेंट हैं? सिस्टर्नी आर नॉट ब्रांच, दे आर स्टैक ओवर ईच अदर, बट दीज आर सिंपल sacs. ठीक है, but here you can see that these are irregularly branched structure which can be 50 to 100 micrometer thick. ठीक है, अच्छा, अब ये जो आपके पास सारा स्ट्रक्चर है, यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये आपको नजर आ रही हैं, these are cisternae, vesicles and tubules. ठीक है, they are held together inside the cell by a cytoskeleton. हमने साइटोप्लाज्म में भी डिस्कस किया था कि साइटोप्लाज्म का मेन कंपोनेंट है साइटोस्केलेटन, और साइटोस्केलेटन यानी सेल को
साइटोस्केलेटन देता है और चीज़ों को अपनी जगह पे फर्मली अटैच रखता है, ठीक है। सो द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अटैच्ड, आर द कंपोनेंट ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर अटैच्ड इनसाइड द साइटोप्लाज्म बाय मीन ऑफ साइटोस्केलेटन, ओके। देन बेटा इनको अगर आप ओरिजिनेट हुआ देखें तो जो हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इस तरह से अगर ये आपके पास न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होगी वहां से कंटिन्यूअस होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सो दिस इज न्यूक्लियस बट दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हिच इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस contain the ribosomes on it, or it is granular in appearance, उसके ऊपर छोटे छोटे ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दोज विच आर far away from the nucleus are just interconnected tubules, so they do not have these granules, ठीक है। सो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि न्यूक्लियस के करीब होगा, इट कंटेन राइबोसोम्स, बट दोज विच आर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस आर टूवर्ड द सेल मेम्ब्रेन do not have ribosomes, ठीक है। So it means that we have two types of ribosomes, endoplasmic reticulum, one which have the ribosomes and other which do not have ribosomes, ठीक है। So based on these presence of ribosomes we divide the endoplasmic reticulum into two types. The first is rough endoplasmic reticulum and the second is smooth endoplasmic reticulum। बेटा ये आपकी एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि गिव एनी टू डिफरेंस बिटवीन द एंडोप्लाज्मिक टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो आपने ये सारे डिफरेंस अपने पास नोट करने हैं। अच्छा, सो फर्स्ट इज द डेफिनेशन। अब अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो वो क्या होगी कि टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच कंटेन राइबोसोम्स ऑन इट, ठीक है। हम इसको रफ कह रहे हैं, मींस इट अपीयर्स रफ इन अपीयरेंस, ठीक है। सो अगर ये रफ अपीयरेंस में आ रहा है तो क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके ऊपर स्मॉल ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स हैं जिनको आप राइबोसोम्स कहते हैं, और ये राइबोसोम्स का होना उसको रफ अपीयरेंस देता है। तो रफ अपीयरेंस की वजह से हम इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। while smooth is that type of ER mean endoplasmic reticulum we do not contain the ribosome, यानी वो टाइप्स जिसके ऊपर जो है वो राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे उसको हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। देन बेटा हमारे पास अपीयरेंस आती है। सो टाइप में अगर आप देखें रफ, एज रफ कंटेन राइबोसोम्स सो इट अपीयर्स रफ, एंड जो आपके पास स्मूथ है एज इट डज नॉट हैव राइबोसोम्स सो इट अपीयर्स स्मूथ, ओके। देन अकरेंस, अब आप यहाँ पे देखें तो ये वाले जो आपको ग्रेनुलर नजर आ रहे हैं दे आर प्रेजेंट टूवर्ड्स और नियर द न्यूक्लियस, ठीक है। सो दे आर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस सॉरी एंड हैव द पेरीन्यूक्लियर स्पेस, यानी इन बिटवीन द न्यूक्लियस दे हैव पेरीन्यूक्लियर स्पेस, ओके। देन दीज आर टूवर्ड द पेरिफ्री ऑफ द सेल, यानी पेरिफ्री एजेस को बोलते हैं, एंड्स को बोलते हैं। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच आर शोन इन ब्लैक कलर दे आर प्रेजेंट टूवर्ड द पेरिफ्री, okay, and this rough are shown in red color, okay. Then origin, so अगर आप rough का origin देखें तो कहाँ से originate हो रहा है? They are originated from the nuclear membrane or outer nuclear membrane, ठीक। As this is the inner nuclear membrane, nucleus is covered by double membrane, inner and outer, ठीक है। So from the outer nuclear membrane it originate the endoplasmic reticulum, okay, while originate from RER after losing the ribosomes, और ये जो हैं ये जब राइबोसोम्स को लॉस कर दें तो ओरिजिनेट हो जाते हैं SCR में, ओके। देन हमारे पास स्ट्रक्चर है बेटा। सो स्ट्रक्चर में आप देखें दीज आर फ्लैटेंड सैक्स सो दे आर सिस्टर्नी, एंड दीज आर इरेगुलरली ब्रांच सो दे आर टिब्यूल्स, ठीक। सो दे कंटेन आर मेनली composed of cisternae and they are mainly composed of tubules. Then we have roles. So as I have discussed here that they are absent in RBCs and RBCs form the proteins by mean of free ribosomes. So it means that ribosomes and endoplasmic reticulum they are connected with each other, ठीक है। So how do they perform their function? So beta they helps in the synthesis of proteins. Actually endoplasmic reticulum पे जो ribosomes होते हैं they help in the synthesis of protein, और फिर वो प्रोटीन को
ट्रांसपोर्ट करते हैं पहले स्मूथ की तरफ, स्मूथ से वेसिकल से गोल्जी ऑपरेटर्स, एंड गोल्जी ऑपरेटर्स को क्योंकि सिक्रीटरी मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, सिक्रीटरी ऑर्गेनल कहा जाता है सेल का, तो वो बाकी सेल के पार्ट्स को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। सो जो हमारे पास इसका रोल होता है वो क्या है कि ये सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करता है एंड देन द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन करता है, ठीक। जबकि जो हमारे पास मेजर रोल्स हैं वो SCR के होते हैं, और SCR को आपने याद रखना है बेटा, दे आर वेरी मच प्रेजेंट इन द हेपेटोसाइट्स, यानी लिवर के सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। सो फर्स्ट रोल जो ये प्ले करते हैं, दिस इज द स्टीरॉयड मेटाबॉलिज्म। स्टीरॉयड मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है कि स्टीरॉयड्स हमारी बॉडी में बनने वाले डिफरेंट स्टीरॉयड्स होते हैं, जैसे आपके डिफरेंट हार्मोन्स हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल से बने हुए होते हैं, उनको स्टीरॉयड्स कहते हैं, ठीक है। सो अगर आप स्टीरॉयड्स की हद तक देखें तो हमारे पास कुछ हार्मोन्स हैं, जैसे कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन हैं, ठीक है। सो फर्स्ट स्टीरॉयड्स की हम बात कर रही हैं। सो स्टीरॉयड्स में आपने याद रखना है कि ये किससे बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल से। सो इट मीन्स के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द प्रिकर्सर ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड देन दिस कोलेस्ट्रॉल हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयड्स, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल में भी जो है वो डिफरेंट मतलब ये होता है कि आपके पास कितने 17 कार्बन का ये स्ट्रक्चर होता है, और इसमें 4 फ्यूज्ड रिंग्स होती हैं। 4 फ्यूज्ड रिंग्स का क्या मतलब है कि इस तरह आपके पास 4 फ्यूज्ड रिंग्स होते हैं बेटा, और उनके साथ जो है वो ये बेसिक एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें 17 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मैंने काउंट करके नहीं बनाया, आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर इंफॉर्मेशन। अच्छा, तो ये 4 फ्यूज्ड रिंग है विच कंटेन 17 कार्बन, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल, एंड दिस कोलेस्ट्रॉल विल मेक द स्टेरॉइड्स, एंड दीज स्टेरॉइड्स आर फॉर्म ड्यू टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, लाइक यहाँ कहीं पे OH प्रेजेंट होगा, कहीं CH3 प्रेजेंट होगा, कहीं कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो ये स्टेरॉइड्स बनेंगे, लेकिन इन स्टेरॉइड्स का रोल क्या है और कहाँ बनते हैं। सो आपने याद रखना है कि स्टेरॉइड्स ज़्यादातर जो बनते हैं वो हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स में बनते हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं हमारी किडनी के ऊपर, जहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में बेटा हमारे पास डिफरेंट हार्मोन्स आते हैं। एक एल्डोस्टेरॉन है जो कि सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन करता है, किडनी से सोडियम रीएब्जॉर्प्शन करता है, ठीक। एक आपके पास ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड है जो कि हेल्प करता है इसको शुगर को रीएब्जॉर्ब करने में, यानी ये ग्लूकोज को रीएब्जॉर्ब करेगा। और एक आपके पास होता है एंड्रोजन जो प्राइमरी टेस्टोस्टेरोन भी कहलाता है। सो दीज आर द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये आपके पास बनते हैं स्टेरॉइड्स कोलेस्ट्रॉल से, और कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे प्रेजेंट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, ठीक है। और क्यों होती है, क्योंकि उनके अंदर प्रॉपर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अच्छा, इसके अलावा आपकी बुक में टिडबिट में दिया हुआ है कि सेकेंडरी हार्मोन्स जो हमारे सेकेंडरी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं मेल और फीमेल के अंदर, वो भी बनते हैं, जैसे कि ओवरीज में या टेस्टिस में, ठीक है। तो ओवरी के अंदर बेटा आपको गिवन है एस्ट्रोजन जो कि फीमेल कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करता है, और प्रोजेस्टेरॉन जो कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी भी रिलीज होता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। और टेस्टिस में रिलीज होता है टेस्टोस्टेरॉन जो कि मेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। सो दीज आर ऑल स्टेरॉइड्स विच आर फॉर्म्ड इनसाइड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, hence we can say that smooth endoplasmic reticulum are very much important and they can be present in organelles in the adrenal cortex as well, okay. Then the second role is the transport of protein, as we have discussed here that some proteins are synthesized in the RER and then delivered to the SCR for the transport. So they are packed inside the vesicle and delivered to the Golgi bodies, and from Golgi bodies they are sent to the part of the cells wherever they are needed, ठीक है। Then we have release, uptake and storage of calcium. So this we will discuss in part B. So please watch part B as well along with this, okay.